हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट से में आपका स्वागत है। आज है 5 जुलाई और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 1 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्ट फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बात और दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जॉब से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं उसकी भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और जैसा कि इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट से संबंधित शब्द पूछा गया था, तो इसका प्रॉपर में ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हो पाए थे, लेकिन क्रिकेट से संबंधित जो भी प्रमुख शब्दावलियाँ हैं वो आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि कौन से आपके जो है क्वेश्चन ऑप्शन में जो है दिए गए थे। क्रिकेट के प्रमुख शब्दावलियों में देखें तो मेडन ओवर एवं एसेज, कैच, बाउल, स्टंप आउट, रन आउट, LPW हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, ओवरथ्रो, कवर ड्राइव, लेट कट, हुक, टर्न, स्पिन, यार्क, बाउंस, हैट्रिक, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, बाउंड्री लाइन, स्पिन, ये सभी जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं जो कि क्रिकेट के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले हैं। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। इन्हीं से जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो जैसे कि क्रिकेट के प्रमुख ट्रॉफियों में देखें तो क्रिकेट के अंतर्गत प्रमुख जो ट्रॉफियाँ खेली जाती हैं उसको तो मोइनुद्दौला गोल्ड कप, सिक्के नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी एवं रानी लक्ष्मी ट्रॉफी एवं रजनी ट्रॉफी, ये सभी जो प्रमुख ट्रॉफियाँ जो कि आपको क्रिकेट के अंतर्गत खेले जाते हैं। रजनी ट्रॉफी जो कि इसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए कुछ अन्य खेलों को देख लेते हैं, जैसे कि हॉकी में बोले जाने वाले प्रमुख शब्दावलियाँ, इनकी हॉकी में कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है शब्दावलियों को उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि बुली सडन डेथ, शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक, सुप पुश, ये सभी जो हैं हॉकी के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले शब्दावलियाँ हैं। नेक्स्ट भारोत्तोलन के अंतर्गत देखा जाए तो स्नैच और जर्क, ये जो है शब्दावलियाँ जो कि भारोत्तोलन के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लवलीना बोर्गहेन किस खेल से संबंधित है। तो लवलीना बोर्गहेन जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता मुक्केबाजी इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टर देखें तो लवलीना बोर्गहेन जो कि एक भारतीय मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, जो कि यह 69 किलोग्राम वर्ग के अंतर्गत खेलती हैं। यह जो है आसाम के गोलाघाट के जिला के अंतर्गत रहने वाली हैं। वहीं देखें तो इनके द्वारा जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिला वेटलिफ्टिंग वर्ग के अंतर्गत कांस्य पदक जीते थे। वहीं देखें तो इनसे पहले जो 2008 के ओलंपिक में जो है विजेंद्र सिंह एवं 2012 के जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें मैरी कॉम के द्वारा जो है भारत का कांस्य पदक जिताए थे। यानी कि इनसे पहले जो है इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा जो है भारत को कांस्य पदक जिता चुके थे। तो चलिए कुछ खिलाड़ियों को देख लेते हैं जो कि किस खिलाड़ी से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उन्हें भी कवर कर लेते हैं। तो देखें तो फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में देखें तो सुनील छेत्री, गुरपिंदर सिंह सिंधु, अनिरुद्ध थापा, आशीष कुरुनियान, ये सभी जो है प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो इन्हें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें तो बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में देखे थे तो प्रकाश पादुकोण,
पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, नंदू नेताकर और परुपल्ली कश्यप, ये सभी जो है प्रसिद्ध बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें तो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी में देखें तो रंगनाथ फ्रांसीसी, रघुवीर सिंह भोला, रणधीर सिंह जेंटल, रमनदीप सिंह, राजपाल सिंह, रिचर्ड एलन और रिचर्ड कौर और रूप सिंह, ये सभी जो कि हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ियों हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सो ये जो है आपको किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, तो चलिए इनको भी एक बार कवर कर लेते हैं। अभी तक तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो शायद आगे के शिफ्टों में पूछा जा सके कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो चलिए एक बार इसे भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि बेसबॉल में जो है कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। ये सभी जो खिलाड़ी होते हैं वो एक पक्ष के होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, कबड्डी में 7, हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट में 11 होते हैं। नेक्स्ट क्रिकेट में भी 11, नेटबॉल में 7 और वॉलीबॉल में 9, टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं और एक टेनिस होता है और दूसरा टेबल टेनिस, इन दोनों में जो है 1 या 2 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट बास्केटबॉल जिसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। 7 खिलाड़ी जो कि जिम्नास्टिक में खेलते हैं। 7 खिलाड़ी यहाँ पर होगा, 7 खिलाड़ी जो कि जिम्नास्टिक के अंतर्गत खेलते हैं। नेक्स्ट बॉक्सिंग जिसमें 1 होता है और ताश का खेल जिसमें 2 होते हैं। लॉन्ग टेनिस जिसमें 1 या 2 होता है। चेस 2, स्नूकर जिसमें 1 होता है। फुटबॉल इसमें 5 खिलाड़ी दोनों टीमों में होती हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो पिंजौर जो हेरिटेज फेस्टिवल है जो कि हरियाणा राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है, तो हरियाणा राज्य इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो यह भारत के प्रसिद्ध त्यौहार मेलों में से एक है जो कि हरियाणा के पंचकुला जिला में पिंजौर गार्डन के अंतर्गत मनाया जाता है। यह जो देखा जाए तो मुगल शासकों के द्वारा जो है यह हरियाणा के राज्य के पिंजौर उद्यान की स्थापना किया गया था, जहाँ पर पिंजौर उत्सव मनाया जाता है। पिंजौर हेरिटेज जो फेस्टिवल है यह एक वार्षिक मेला है जो कि पिंजौर के रिच हेरिटेज गार्डन जो है वहाँ पर यह उत्सव जो है मनाया जाता है। वहीं देखें तो पिंजौर उत्सव मेला का उत्सव की शुरुआत जो है 2006 से शुरू किया गया था, जो कि यादवेंद्र गार्डन के अंतर्गत मनाया जाता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किसका उल्लेख है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखा गया था उपन्यास था आनंद मठ, उसमें सैनिक विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो सैनिक विद्रोह इसका करेक्ट आंसर था। भाई देखें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है यह जो उपन्यास था आनंद मठ, इसमें जो है 1767 से लेकर 1800 के मध्य जो सैनिक विद्रोह हुए हैं उसका उल्लेख किया गया है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को जो है भारतीय संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। तो 1976 इसका करेक्ट आंसर होता। जैसा कि दोस्तों मौलिक कर्तव्य से प्रत्येक शिफ्टों में 1 न 2 क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसे कवर करके जरूर जाइएगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि मौलिक कर्तव्य जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में जो है इसे जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के दौरान जो है कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था। वह देखें तो इस संशोधन में जो है एक नया भाग जोड़ा गया था जो कि भाग 4 था। यानी कि इसी संशोधन के तहत एक नया भाग जो कि भाग 4 को जोड़ा गया था। भाग 4 क्या, 4 का ए याद रखिएगा, 4 नहीं 4 का ए जोड़ा गया था। वहीं देखें तो भाग 4 के अंतर्गत जो है कुल एक अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है जो कि अनुच्छेद 51 का एक है। यानी कि अनुच्छेद 51 का काम जो कि एकमात्र अनुच्छेद है। और इस अनुच्छेद के तहत जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
वहीं देखें तो बाद में जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इस मौलिक कर्तव्य में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इनकी पहले 10 था, उसके बाद एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, तो टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य जो कि वर्तमान के भारतीय संविधान के अंतर्गत हैं मौलिक कर्तव्य में। नेक्स्ट वहीं देखें तो मौलिक कर्तव्य को जो है तत्कालीन सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया था। वहीं देखें तो इसी संशोधन में जो है परिणाम स्वरूप देखा जाए तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में ही जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये जो 3 शब्द थे जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान ही जोड़ा गया था, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। ये तीनों जो शब्द हैं जो कि प्रस्तावना में जोड़े गए थे, प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं ये भी पूछा गया है, और कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं ये भी पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक था, जो कि तब इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है यह अधिनियम किया गया था। वहीं देखें तो यह सबसे बड़ा संशोधन, सभी संशोधनों में देखा जाए तो यह सबसे बड़ा संशोधन था, जो इसीलिए जो है इसे लघु संविधान भी कहते हैं। इनके किस संशोधन को जो है लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अब वहीं देखें तो यह जो संशोधन था वह स्वर्ण समिति के सिफारिश पर किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्ता पाणिग्रही किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो संयुक्ता जो पाणिग्रही हैं वह उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्यांगना थे, तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी प्रमुख फैक्टों को देखो तो संयुक्ता पाणिग्रही जो कि भारत के प्रसिद्ध उड़ीसी नृत्यांगना है, इन्हें जो है यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर जो है पद्मश्री इनको जो है 1975 में दिया गया था, जबकि 1976 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आप इनको ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो केलुचरण महापात्रा जो कि एक प्रसिद्ध उड़ीसी नृतक है एवं कोरियोग्राफर एवं गुरु थे। इन्हें देखा जाए तो 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो थे पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले उड़ीसा के पहले नृतक थे। नेक्स्ट देखें तो संयुक्ता पाणिग्रही जो कि उड़ीसा के एक नृतक थे, ये जो थे अपनी सुंदरता एवं तकनीकी प्रभाव के लिए जानी जाती थी। इनको 1975 में पद्मश्री, 2004 में इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन इनको पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है अभी तक। नेक्स्ट माधवी मुदगल जो कि यह जो है उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्यांगना है एवं कोरियोग्राफर है। इनको जो है 1985 में जो है संस्कृत पुरस्कार एवं 1990 में पद्मश्री पुरस्कार एवं 1996 में जो है उड़ीसा के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट देखें तो सोनल मानसी जो कि यह जो है प्रसिद्ध उड़ीसी नृत्यांगना में से एक है, साथ ही में जो है यह जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से भी संबंधित है सोनल मानसी। इन्हें जो है 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखें तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं एवं यह जो है भरतनाट्यम भी करती हैं। इनको जो है पद्मश्री जो है 1968 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण जो है 2016 में इनको सम्मानित किया गया था। तीनों पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है यामिनी कृष्णमूर्ति को। नेक्स्ट सोनल मानसी को जो देखा जाए तो इनको जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यता बनाने के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट देखें तो इनको जो है 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्त करता थी। नेक्स्ट 2003 में जो है इन्हें सोनल मानसी को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि यह पहली भारतीय महिला थी जिनको जो है पहला यह पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट सोनल मानसी एक भारतीय नृत्यांगना है। यह जो है भरतनाट्यम एवं उड़ीसी से संबंधित है, यानी कि ये दोनों नृत्य करती हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। और ये सोनल मानसी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा भी जाता है, तो इन सोनल मानसी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो बृहदेश्वर मंदिर जो कि इसे राजराजेश्वर एवं पेरुदयार कोविल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। वहीं देखें तो यह एक हिंदू मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। वहीं देखें तो यह जो है कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट तमिल शासक जो कि राजराज प्रथम थे, इन्हीं के द्वारा जो है इसे बनाया गया था और यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। वहीं देखें तो यह जो है गंगा कोंड चोलपुरम एवं एकेश्वर मंदिर के साथ साथ यह जीवित रहने वाली यह भी मंदिर है, यानी कि एकेश्वर जो मंदिर था वह भी जो है इसी के दौरान जो है निर्मित किया गया था। नेक्स्ट देखें तो इसे जो है दक्षिण के मेरू के नाम से भी जानते हैं, इसे दक्षिण का मेरू कहते हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन जो वन पाए जाते हैं, इसका प्रॉपर हमें ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हो पाया था कि कौन सा स्टेट दिया गया था। तो मैंग्रोव वन जहाँ जहाँ भी पाए जाते हैं आपको कवर करवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। मैंग्रोव वन देखें तो यह जो है तट के किनारे एवं डेल्टा के किनारे उगने वाले यह पादप हैं। मैंग्रोव जो वन उगते हैं वह तटों के किनारे या जो देखा जाए डेल्टा के ऊपर जो है उगते हैं मैंग्रोव वन। नेक्स्ट देखें तो यह जो है कृष्णा महानदी, गोदावरी, गंगा, इन सभी के डेल्टाओं पर जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वहीं देखें तो इसको जो है यह इसका विस्तार देखा जाए तो यह जो है पश्चिम बंगाल राज्य के वनों में सबसे अधिक सुंदरबन डेल्टा है। इनकी सुंदरबन डेल्टा जो कि मैंग्रोव वन के अंतर्गत ही आता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा जो कि सुंदरी वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं देखें तो ज्वारीय वनों में महत्वपूर्ण जो वृक्ष हैं होगाला, गारन और पशु, ये जो है परसु, ये जो है ज्वारीय वनों में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट मैंग्रोव वन जो है ज्वारीय वन भी कहा जाता है क्योंकि यह जो है नमकीन एवं मीठे जल दोनों में उगते हैं। मैंग्रोव जो वन होते हैं वो मीठे और खारेपन दोनों में जो उग सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो मैंग्रोव वन जो है निम्नलिखित राज्यों में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, अंडमान निकोबार। इन सभी क्षेत्रों में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो इन सभी में से आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष द्वारा लड़ा गया था, यानी कि किनके बीच जो है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो यह जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था गुर्ज, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश, इन तीनों के बीच जो है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता, यानी ये जो करेक्ट जो आंसर होता प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश, ये तीनों आपका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो इसमें जो है पाल वंश की ओर से धर्मपाल, प्रतिहार की तरफ से वत्सराज एवं राष्ट्रकूट की तरफ से जो है ध्रुव ने भाग लिए थे इस त्रिपक्षीय संघर्ष में। इसमें अंतिम रूप से देखा जाए तो पाल वंश की विजय होती है, यानी कि कन्नौज पर अधिकार होता है। बाकी ये पूरा आपको स्टेटमेंट दे दिया गया है, तो आप इसे वीडियो पढ़ सकते हैं, रीड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त प्रमुख कौन है? तो ब्रिटिश उच्चायुक्त प्रमुख जो है सुश्री लेडी कैमरून है। तो सुश्री लेडी कैमरून इसका करेक्ट आंसर होता। सुश्री लेडी कैमरून जो कि अप्रैल 2024 के दौरान अपना पदभार संभालेंगी। वहीं देखें तो एलिस जो कि स्पेन में ब्रिटेन की पहली राजदूत होंगी। नेक्स्ट देखें तो कैमरून की नियुक्ति जो है भारत के द्वारा 1954 में लंदन में पहली उच्चायुक्त नियुक्त किए जाने की 70 वर्ष बाद हुई है, यानी कि 70 वर्ष बाद जो है इनकी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखें तो भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू की बहन पंडित, जो कि 1961 तक उस पद पर कार्यरत रही थी। यानी कि देखा जाए तो पहले जो थे 1961 तक जो है इस पद पर रहे थे, उसके बाद जो है अब जाकर इस पद पर नियुक्ति हुई है लेडी कैमरून की। तो इन फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है। तो इसका हमें प्रॉपर ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हो पाए थे, लेकिन इनसे जुड़ी जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए थे। शुभा मुद्गल जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध भारतीय गायिका हैं। इन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ठुमरी ख्याल और दादरा संगीत के लिए जो है
एक महान योगदान दिए थे। देखें नेक्स्ट देखें तो नैना देवी जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध गायिका थे। इन्हें जो है 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नैना देवी को। नेक्स्ट देखें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित भीमसेन जोशी, रविशंकर के सहित इनको जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए जो है इन तीनों को योगदान देने के लिए इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन सभी प्रसिद्ध व्यक्तियों में से आप देख लीजिएगा कि आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किन दो भारतीय राज्यों की साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे साक्षरता दर कम देखा जाए तो बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश का है। तो बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होता। इन दोनों में देखा जाए तो सबसे कम बिहार का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है। इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो बिहार में साक्षरता दर जो है सबसे कम है जो कि 63.8% है। नेक्स्ट देखें तो 67% साक्षरता दर के अनुसार जो है अरुणाचल प्रदेश जो कि दूसरे स्थान पर सबसे कम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखें तो तीसरा सबसे कम जो साक्षर राज्य है वह राजस्थान है। इन सभी का क्रम भी ध्यान में रखेगा, यानी कि सबसे कम बिहार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान का स्थान आता है। नेक्स्ट देखें तो सबसे अधिक साक्षर राज्य में देखें तो केरल जो कि 94%, लक्षद्वीप 91.85%, मिजोरम 91.33% और गोवा जो कि 88.7% और उसके बाद त्रिपुरा का स्थान आता है 87.22%। यानी कि ये सभी जो है सबसे अधिक साक्षर राज्यों के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।